नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। कहते हैं आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी एक शिक्षक के ऊपर होती है और अगर हिंदुस्तान में ऐसे एजुकेशनिस्ट हो जो दिल से पढ़ाते हो, हर एक बच्चा, हर एक छात्र उस सब्जेक्ट को जो नापसंद है उसे भी पसंद करने लगे, क्योंकि एक शिक्षक की बात जब छात्र के दिल तक पहुंचती है, दिल और दिमाग जब मिलता है, तभी एक बहुत ही अव्वल नंबर का स्टूडेंट्स और आने वाली पीढ़ी को उज्जवल बनाने की ताकत ऐसे शिक्षक रखते हैं। हमारे वडोदरा शहर की हम बात करें तो वडोदरा शहर महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से जाना जाता है और यही वजह है कि हमारे शहर में ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने लगातार अपनी कोशिशें जारी रखी हैं वडोदरा शहर और वडोदरा शहर के आसपास के ऐसे छात्रों को तैयार करने की जो हमारे देश का भविष्य है। आज ऐसे ही एक एजुकेशनिस्ट से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। मैं बात कर रही हूं पार्थ इंस्टीट्यूट के फाउंडर जगदीश निमावत सर की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। 11th-12th साइंस के स्टूडेंट्स को उन्होंने 1989 से पढ़ाना शुरू किया और 3 साल में ही उन्होंने 1992 में स्थापना की पार्थ इंस्टीट्यूट की। क्लियर विजन और पैशन, यहां पैशन जुड़ता है। पैशन जब जुड़ता है तब एक इंसान पैसों के बारे में नहीं सोचता है। ये कनेक्शन है पैशन और पैसों का, क्योंकि जब सोचता है कि मुझे कुछ करना है और जब एक शिक्षक ये सोचता है तब उसके लिए वो सिर्फ कमाई का जरिया नहीं रहता है, वो बन जाता है जिम्मेदारी। और यही किया है जगदीश सर ने। पार्थ इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दिया जाता है। इन 30 सालों की जर्नी में निमावत सर ने बहुत सारे छात्रों के जीवन को आकार दिया है, शेप दिया है। और यही वजह एक और भी है कि सेंट्रल गुजरात में निमावत सर को बेस्ट नीट और जेई कोचिंग इंस्टीट्यूट के बतौर उनका सम्मान हुआ है, उनको अवार्ड दिया गया है। गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष संघवी और CR पाटिल के हाथों 18 मार्च को ही अभी उनको ये अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आज इसीलिए हमने उनको स्टूडियो में बुलाया है कि जब साइंस सब्जेक्ट की बात होती है, साइंस फील्ड में जाने की बात होती है, तब कहीं कहीं समाज में ऐसा नज़र आता है जहाँ पर बहुत सा डर होता है कि ये सब्जेक्ट, ये फील्ड हमारे काम का नहीं है। दूसरी ओर समाज में ऐसे भी लोग हैं जो देखा देखी में और बिना सोचे समझे इस फील्ड में चले जाते हैं। तो सबसे पहली बात सर मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगी, कैसे छात्रों को साइंस सब्जेक्ट पसंद करना चाहिए? हमारी अभी जो एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्टिंग है जी, उसमें 10th तक कॉमन है, मतलब साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स ऐसा कोई सिलेक्शन अप टू 10th नहीं करना होता है जी। बट जैसे वो 10th में से 11th में आएंगे तब वहाँ पे मेन ये सिलेक्शन होता है कि उसको साइंस सिलेक्ट करना है या कॉमर्स सिलेक्ट करना है। तो ये वही टाइम है जब बच्चे को साइंस में जाना है या नहीं जाना है, उसका डिसीजन ले लेना पड़ता है जी। और अभी जो मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स से, तो कि बच्चे को साइंस में जाना नहीं जाना वो बच्चे की बजाय उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं या उसके अदर फैमिली मेंबर डिसाइड करते हैं या मेजॉरिटी उसके फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं। मतलब मेरा इंटरेक्शन जब होता है पेरेंट्स से, स्टूडेंट से, कि भाई आपने साइंस क्यों लिया, तो बच्चे का एक ही आंसर होता है कि मेरे सारे फ्रेंड्स साइंस में जा रहे थे इसलिए मैं साइंस में गया। कभी ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स से हमारा इंटरेक्शन होता है, हम पूछते हैं कि ये आपने साइंस को सिलेक्ट करने के लिए क्यों बोला? बोले मैं साइंस नहीं कर सका था, मुझे साइंस में आगे बढ़ना था लेकिन मैं नहीं बढ़ सका था, इसलिए मेरा ड्रीम था कि ये साइंस में आगे बढ़े। ऐसा भी सुनने को मिलता है, बच्चे के ऊपर थोप दिया या और ऐसा भी देखने को मिलता है जी कि
बाकी मतलब साइंस ही है, क्योंकि हम अभी एटमॉस्फेयर जो देखे पूरा एजुकेशन का, तो इसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, ऐसा बहुत ही ये हाइप है उसकी। तो बच्चे को ऐसा लगता है कि अगर मैं यही करूंगा तो ही मेरी वैल्यू है, अगर साइंस नहीं करूंगा तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी सोसाइटी में। ये भी एक पर्टिकुलर रीजन है कि बच्चा साइंस सेलेक्ट करता है। और जब तक मैं मानता हूँ ये तीनों बिल्कुल रॉन्ग एस्पेक्ट है साइंस सिलेक्ट करने। साइंस सिलेक्ट करने से पहले अपना सेट ऑफ माइंड इस तरह से पहले बेस बनाना चाहिए। अब वो सेट ऑफ माइंड क्या है मैं आपको बताता हूँ। सही में साइंस इसको सिलेक्ट करना चाहिए जिसको साइंस एंड मैथ्स में, क्योंकि साइंस का ही एक सपोर्टिंग सब्जेक्ट है मैथ्स, बिना मैथ्स साइंस होता ही नहीं है। सो जिसको साइंस एंड मैथ्स में इंटरेस्ट है, क्योंकि करीब 5th या 6th से तो साइंस और मैथ्स का अच्छा लेवल बन जाता है। अभी का हमारा जो करिकुलम है इसमें तो एज पर एनसीईआरटी सिलेबस 6-7 से अच्छा मैथ्स एंड साइंस का बेस बन जाता है। तो वो 5th में पढ़ा, 6th में, 7th में, 8th में, 9th, 10th, मतलब 5 साल से मैथ साइंस को बच्चा फेस कर रहा है। अब उसको क्या उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, क्या उसको मैथ्स का लॉजिक, एनालिटिकल थिंकिंग ये सब कुछ समझ में आता है, क्या उसको साइंस में जो बातें बताई जाती है उससे कुछ नया या कुछ एक्स्ट्रा करने की अंदर से इच्छा होती है। ये बच्चे का इंटरेस्ट बताता है कि क्या उसको मैथ्स एंड साइंस में इंटरेस्ट है। ये पहला क्वालिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट है कि उसको मैथ्स एंड साइंस में इंटरेस्ट होना चाहिए। और मैथ्स एंड साइंस में इंटरेस्ट किस तरह का होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं जब 4th-5th में पढ़ता था, जब मुझे ग्रेविटेशन के बारे में पहली बार पता चला कि ग्रेविटेशन क्या है, तब से मेरे दिमाग में ये था कि ये ग्रेविटेशन कैसे होगा। तब एज ए प्रिंसिपल ग्रेविटेशन में नहीं जानता था, जस्ट एज ए टॉक्स या एज ए इंफॉर्मेशन ही ग्रेविटेशन के बारे में सारी बातें होती थी। लेकिन तब से मुझे इंटरेस्ट पड़ा था कि ग्रेविटेशन क्या है। मतलब ये बच्चे का दिमाग ही होता है जो पकड़ता है कि ये कैसे हुआ, ये क्या हो गया, क्यों हुआ। और मेरा पढ़ाने का पहले से एक स्टाइल रहा है। मैं जब पढ़ाता हूं तब मैं ऑलवेज 2 सेंटेंसेस बोलता हूं, व्हाट एंड व्हाई। व्हाट ऑलवेज सब टीचर बताते हैं, व्हाट स्टूडेंट्स को समझ में भी आता है, लेकिन वो व्हाट के पीछे जो व्हाई रहता है वो व्हाई टीचर नहीं बताएगा और स्टूडेंट्स वो व्हाई को फेस नहीं करेगा, तब तक उसको वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट उसमें पैदा नहीं होगा। वो सब जानते हैं लेकिन वाई जानना जरूरी है। जो वाई जानता है वही उसके डिटेल में जाता है। और इस तरह से जिसको मैथ्स एंड साइंस में व्हाट के साथ साथ वाई में इंटरेस्ट पड़ने लगे उसको साइंस सेलेक्ट करना चाहिए। मतलब आपका मैथ साइंस का इंटरेस्ट ही आपको साइंस में आगे ले जाएगा और वो भी 5th और 6th स्टैंडर्ड से। ये बहुत बड़ी बात बताई सर कि 5th और 6th स्टैंडर्ड। शायद मुझे ऐसा लगता है कि कई पेरेंट्स ऐसे होंगे जो 5वीं-6ठी कक्षा में सोचते भी नहीं है कि बच्चे को आगे हमें कहाँ ले जाना है। सडनली 10वीं में आया, जैसे 10th पास किया और पेरेंट्स सोचने लग जाते हैं कि नहीं इसको साइंस में ही भेजना है। उनके लिए तो कॉमर्स और आर्ट्स तो कुछ है ही नहीं, दूसरे कोई फील्ड के बारे में सोचते भी नहीं है। जी सर। मतलब साइंस का इंटरेस्ट उसको डेवलप हुआ जी। ये मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि साइंस में इंटरेस्ट डेवलप होना ही चाहिए, आई एम नॉट टॉकिंग दैट। जी सर। लेकिन जिसका हुआ उसके लिए साइंस सेलेक्ट करना सबसे बेस्ट रहता है। अगर वो नहीं हुआ है तो उसका 10th के बाद 11th-12th में साइंस सेलेक्ट करना वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। और वो गलती एटलीस्ट मैंने जो देखा है, मेरे पास से जो मास गुजरा हुआ है, मेरे पास से जो बच्चे निकले हैं अब तक, उसमें मैंने देखा है कि 70% ऐसी गलती मैंने मार्क किया है। वही जानना चाहूंगी सर अब नेक्स्ट में कि क्या उन लोगों को परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं जो इसी प्रेशर में या किसी अलग सोच के साथ में साइंस क्षेत्र में पढ़ने आ जाते हैं बच्चे। क्या उनके लिए चैलेंजेस क्या होते हैं सर? सबसे पहली परेशानी ये होती है कि उसको कुछ भी समझाने जाओ आप तो समझने में इंटरेस्ट नहीं लेते। वो बोले मैं याद रख लूंगा। ये याद रखने वाली जो बात है जो जस्ट फॉर एग्जाम के लिए होती है जी। और ये जो पढ़ाई है हमारी वो नॉलेज के लिए होती है। पढ़ाई इज ऑलवेज फॉर द बिल्डिंग ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज तब बनता है जब वो जो पढ़ाया जाता है उसको समझेगा। पर्टिकुलरली एटलीस्ट इन साइंस, मैथ, साइंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 4 सब्जेक्ट्स के लिए तो मैं गारंटी देता हूं
कि अगर बच्चा नॉलेज के बेस पे उसको पढ़ेगा तो ही वो आगे बढ़ सकता है। वो जस्ट एग्जाम ओरिएंटेड बन जाएगा, ये पूछा जाएगा, इतना पूछा जाएगा, मैं इतना ही याद रख लूंगा, इतना बाकी का मुझे जरूरत नहीं है, तो ये इसके लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। तो ये पहला प्रॉब्लम शुरू होता है कि वो समझने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, वो याद रख लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, जैसे रट्टा मारते हैं। यस जी। और एग्जाम में भी हमको परफॉर्म करना ही है, क्योंकि एग्जाम के रिजल्ट से ही हमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो बच्चा समझ के नॉलेज बेस पे पूरा पढ़ता है वो एग्जाम में श्योर सिलेक्ट होता है, एग्जाम में श्योर अच्छा परफॉर्म करता है। बाकी जो ओनली नॉलेज को साइड में रख के, एग्जाम को ध्यान में रख के ओनली इंफॉर्मेशन के बेस पे पूरा एक्सेप्ट करेगा, वो एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है या नहीं उसकी गारंटी नहीं है। वो नॉलेजेबल पर्सन तो नहीं ही बनेगा, लेकिन वो एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि 10th तक या इवन 11th 12th में भी स्कूलिंग जो होता है या स्कूल एग्जाम जो होती है उसमें 90%, 10th तक तो मैं बोलता हूँ 100%, 11th 12th में 90% इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और वो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन से उसका काम हो जाता है। मतलब उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसने ज्यादा समझा नहीं है, ओनली इंफॉर्मेशन गैदर की है, वो इंफॉर्मेशन वहां पे वो प्रोड्यूस कर देगा पेपर में, तो उसको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आफ्टर 12th जो मेन अब जो इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट अब एग्जिस्ट हुए हैं लास्ट 10 ईयर से, इंजीनियरिंग में जेडब्ल्यू का टेस्ट है, मेडिकल में नीट का टेस्ट है, इवन हमारे स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए गुजकेट का टेस्ट है। ये जेडब्ल्यू, नीट, गुजकेट के एग्जाम का फाउंडेशन ही होता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। वहां पे कोई इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलता है, जो भी समझाया गया है आपको कोई कंसेप्ट में, वो कंसेप्ट का यूज करो, उसको अप्लाई करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब वो क्वेश्चन का आंसर उसको मिलेगा। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ओनली इंफॉर्मेशन, ओनली एंड ओनली से याद रखने वाला जो अप्रोच है वो वहां पे बिल्कुल फेल हो जाता है। सो ये जो बच्चा साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, जो बच्चा साइंस को समझना नहीं चाहता है, उसने 11th 12th साइंस ले लिया है, तो इसको ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी आती है कि वो ऐसे वैसे बोर्ड तक अपना काम कर लेता है, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है। और ये डायलॉग्स मैंने लाखों बार सुना है, हर एक पेरेंट्स से डायलॉग ही उसका प्रूफ है कि ये मेरा बेटा 10th तक फर्स्ट रैंक आता था, 10th तक उसका 90% था, अब यहाँ पे क्या हो गया, वो फेल हो गया, ये इतना कम रिजल्ट आया, वो सिलेक्ट नहीं हुआ, वो मेडिकल में नहीं जा सका, वो आईआईटी में नहीं जा सका। एक कॉमन डायलॉग है, और वो कॉमन डायलॉग के पीछे का ये मैं आपको जो पर्टिकुलर पिन पॉइंट कर रहा हूँ वो रीजन है कि बच्चे ने साइंस सिलेक्ट किया, लेकिन वो साइंस को इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ा, तब जाके वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तक पहुंच सकता था जो नहीं पहुंचा। सो ये बहुत बड़ी बात आपने पूछी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। 10th के बाद बच्चे को साइंस तो ही सिलेक्ट करना चाहिए। पहले तो उसके पास विजन होना चाहिए कि मुझे साइंटिस्ट बनना है या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। ऐसे ही 2 साल पढ़ के कॉलेज करके फिर ऐसे ही आगे बढ़ना है। ऐसे विदाउट विजन वाले स्टूडेंट्स को साइंस नहीं लेना चाहिए। मेरा फ्रेंड्स ले रहे इसलिए मैं ले रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत है। इतने सारे चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं। यस यस। और करियर में आप कितने ज्यादा डीमोरलाइज हो जाते हो पढ़ाई के करियर में, तो आप बहुत सही वक्त पे मुझे लगता है सर बात हो रही है हमारी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम शुरू हुई है। 10th के जब रिजल्ट्स आएंगे, सारे पेरेंट्स से मैं गुजारिश करूंगी कि सर ने जो बातें बताई हैं ये गौर से सुनिएगा, समझिएगा और लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा कि आप खुद और दूसरे लोग ऐसी गलती ना करें, क्योंकि बच्चे को आप ऐसे ही डाल देते हैं। एक पॉइंट और मुझे याद आ रहा है, अभी के टाइम में बहुत ही बड़ा जंगल बन चुका है ये, मतलब साइंस तो सिलेक्ट करते ही है, लेकिन अब साइंस सिलेक्ट करने के बाद तुरंत उसको मैथ्स या बायो ग्रुप सिलेक्ट करना होता है। 11th से वो अलग हो जाता है। मैथ्स या बायो ग्रुप सिलेक्ट करने में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मुझे मैथ्स अच्छा नहीं आता है इसलिए मुझे बायो ग्रुप सिलेक्ट करना है। अब वो बायो ग्रुप सिलेक्ट करता है तो बायो ग्रुप में फिजिक्स आता है, और फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स आता है वो 10th तक के मैथ्स से बहुत ऊपर लेवल का मैथ्स होता है।
अगर उसने मैथ्स से डर के, मैथ्स से भाग के, मैथ्स से बचने के लिए बी ग्रुप सेलेक्ट किया है तो ये बहुत बड़ी गलती है। और बी ग्रुप में वो मेडिकल की कॉम्पिटिशन के लिए जा रहा है, जिसमें उसको नीट फेस करना है 2 साल के बाद, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन उसको फेस करना है। उसमें फिजिक्स का क्वेश्चन तो ही वो सॉल्व कर सकता है अगर उसको मैथ्स में इंटरेस्ट है, वो मैथ्स को अच्छी तरह से अप्लाई कर सकता है। बिना मैथ्स वहां पे वो कुछ नहीं कर सकता। और मेरा ये इंटरेक्शन में 10 में से 8 आंसर्स ऐसे आते हैं जब मैं पूछता हूं कि आपने बायो ग्रुप क्यों लिया, बोल रहे मैथ्स अच्छा नहीं था इसलिए बायो ग्रुप लिया। तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि साइंस ही उसको सिलेक्ट करना है जिसको मैथ्स एंड साइंस दोनों में इंटरेस्ट है। अगर मैथ्स में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपके लिए साइंस ब्रांच बिल्कुल काम की नहीं है। सर, आपने जिक्र किया नीट और जेईई के बारे में, तो अगर हम बात करें कि उसके रिजल्ट्स लाने के लिए बच्चे, पेरेंट्स खूब जद्दोजहद करते हैं, मगर उसके लिए एक साइंटिफिक सीक्रेट है जो मुझे ऐसा लगता है कि वडोदरा शहर में आप ही जानते हैं अच्छे से, क्योंकि इतने सालों की आपकी जो जर्नी रही है, इतने सारे बच्चों को आपने तैयार किया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। सीक्रेट की वजह मैं इसको बोलता हूं कि वो एक इनर थिंकिंग है। ओके। एक्चुअली बच्चा जो भी काम करता है, उसका जो वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ स्टडी है, वो उसके दिमाग में कौन से थॉट्स डोमिनेटिंग है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है जी। अगर वो थॉट्स नॉर्मल थॉट्स होंगे तो इसमें पढ़ाई या अदर देन कुछ, पढ़ाई के अलावा कुछ, ये सब कुछ मिक्स होता है। लेकिन जब वो थॉट्स एटलीस्ट ये 9th 10th के बाद में, 9th 10th 11th 12th के टाइम में, तो अगर वो थॉट्स में वो थोड़ा इमोशंस को मिक्स करे, और वो इमोशंस का मतलब मैं कहना चाहता हूं कि उसको एक इमोशनली ऐसा लगना चाहिए कि ये तो मेरे करियर का सवाल है, ये 9th से 10th 11th 12th साइंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग से मेरा लाइफ बनने वाला है। अगर ये करियर बिल्डिंग इमोशंस अपनी लाइफ को आगे ले जाने का पर्टिकुलर वो जो एक इमोशन है, वो इमोशन को अगर थॉट्स के साथ मिक्स करेगा तो वो एक मोटिवेशन बनेगा उसके लिए। और ऐसे मोटिवेशन से उसका वे ऑफ स्टडी, वे ऑफ लिविंग सब कुछ डायरेक्ट होता है, कंट्रोल होता है। ऐसे ही थॉट्स के साथ मिक्स किए हुए, इमोशंस के साथ मिक्स किए हुए थॉट्स से एक मैग्नेटिक फोर्स बनता है। मैं फिजिक्स की लैंग्वेज यूज करता हूं जी। और मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, ऐसे सिमिलर थॉट्स को अट्रैक्ट किया करता है। मतलब एक बार उसको लगा कि मेरा करियर का साल है, मुझे तो ये करना है, तो फिर उसके पीछे बाकी के थॉट्स उसको सपोर्ट करते हैं कि यस ये करना ही चाहिए, ये इतने टाइम में करना चाहिए, ये सब कुछ करना चाहिए, ये इससे ज्यादा भी आगे दिया है तो ये भी पढ़ना चाहिए। सो ऐसे सिमिलर थॉट्स को वो अट्रैक्ट करते हैं। सो पूरा दिन 24/7 वो उसके दिमाग में वही चलता रहता है, और वही चलते रहने का ये पूरा प्रोसेस है, इसको बोला जाता है बर्निंग डिजायर क्रिएट होती है। अब उसके अंदर बर्निंग डिजायर क्रिएट हुई कि नहीं मुझे करना है, मुझे नीट टॉप करना है, मुझे जेडब्ल्यू टॉप करना है, आई वांट टू गो इन आईआईटी, आई वांट टू गो इन मेडिकल, मुझे एम्स में जाना है। ये बर्निंग डिजायर के पीछे ये पूरी प्रोसेस है जिसको आप बोलते हैं सीक्रेट है। और ये सीक्रेट ही, ये बर्निंग डिजायर ही बच्चे को अपने फाइनल टारगेट तक पहुंचाती है। बिना डिजायर, बिना लगे, बिना सोचे, बिना ऐसे पर्टिकुलरली फोकस किए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मेडिकल इंजीनियरिंग या साइंटिस्ट तक बनने का रास्ता तय नहीं होता है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने भी मतलब साइंस बनाया किसने, साइंटिस्ट ने बनाया है, तो ये साइंटिस्ट का आप लाइन से नाम लेंगे तो ये बर्निंग डिजायर ही थी जो साइंटिस्ट को वहां तक पहुंचा सकती है। राइट ब्रदर्स ने प्लेन को इन्वेंट किया, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिसके पास राइट ब्रदर्स से ज्यादा रिसोर्सेस थे, लेकिन वो प्लेन तक नहीं पहुंच सके। राइट ब्रदर्स के पास वो बर्निंग डिजायर था कि मुझे ये करना है, ये मुझे फाइंड करना है, मुझे इन्वेंट करना है, तो वो प्लेन का इन्वेंशन कर सके। एडिसन ने बल्ब का इन्वेंशन किया, वो भी उसकी एक बर्निंग डिजायर ही थी। इससे लाखों हमारे पास एग्जाम्पल है साइंटिस्टों के जो ये बर्निंग डिजायर ही उसको अपने गोल तक ले गई है। और यही साइंटिस्टों की यही जमात है साइंस मतलब, तो इसमें उसको ही आना है जिसके लिए ये बर्निंग डिजायर मायने रखती है, बर्निंग डिजायर क्रिएट होती है। बाकी होता है, चलता है, करते हैं, पेरेंट्स ने किया है इसलिए मुझे करना है, टीचर ने फोर्स किया इसलिए मुझे ले जाना है, ऐसे स्टूडेंट्स का यहाँ पे बहुत ही
बहुत बदतर हालत हो जाती है साइंस सेलेक्ट करने के बाद में। बाकी जो बर्निंग डिजायर क्रिएट करता है वो अपने गोल तक पहुंचता है। और ये जो मैं कह रहा हूँ वो एक साइंस और ये सीक्रेट ऑफ ये पर्टिकुलर साइंटिफिक सोच कहा जाता है, या सीक्रेट ऑफ ये पर्टिकुलर बर्निंग डिजायर है। ये बर्निंग डिजायर ही है जो बच्चे को अपने गोल तक पहुंचाती है। यहाँ एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगी सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सभी से कि ज्यादातर कलाकारों को हम देखते हैं, यानी कला क्षेत्र में जो बच्चा जाता है वो क्या करता है कि किसी न किसी को वो आइडियल बनाता है, उनकी जर्नी वो पढ़ता है, देखता है कि कितने घंटों वो काम करते थे, कैसे आगे बढ़े। अगर संगीत में जाना है तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने क्या किया था, किस तरह वो आगे बढ़े थे, कैसे यहाँ तक पहुंचे। तो अगर हम बात करें साइंस क्षेत्र में तो आपको वहां पर भी सर ने जैसे इतने सारे एग्जाम्पल दिए और कहा कि हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं, उनको पढ़ना, उनको उनके बारे में जानना, समझना, वो कैसे पहुंचे थे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि सर पढ़ाते होंगे तो ये सारे एग्जाम्पल देकर स्टूडेंट्स को आप मोटिवेट करते होंगे। तो अब नेक्स्ट सवाल मेरा वही है, यही जानना चाहूँगी कि बच्चों को मोटिवेट कैसे करते हैं, किस तरह से आप बच्चों के साथ में पढ़ाई और ऐसी बातें जो उनके दिल और दिमाग दोनों में बैठ जाए, आपका पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा कुछ बताइए सर। वैसे तो ये मेरा खुद का ही पैशन जो आपने बोला वही है। मैं प्रोफेशनली तो इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग किया था मैंने, इंडस्ट्रियल एंड बाकी जॉब भी किया था मैंने। लेकिन पहले से जब मैं 11th-12th में था, इंजीनियरिंग में था, तब से मुझे पढ़ाने का एक पैशन था। और वो पैशन के पीछे यही था कि ये जो भी है कंसेप्ट है या प्रिंसिपल है या जो भी डेरिवेशन है, ये सब कुछ मैं जैसे समझा हूँ, इसको मेरे पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग से मैं पूरा समझा हूँ, मैं जैसे समझा हूँ ऐसे ही मैं बच्चों को समझाता हूँ। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। अंदर चाहे कुछ भी लिखा हो जी, लेकिन मैं इसको जिस तरह से समझता हूँ इसी तरह से मैं बच्चों को समझाता हूँ तो उसको समझ में आ ही जाता है। क्योंकि इसमें कुछ लैंग्वेजेस या कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसका एज इट इज मीनिंग निकालना बहुत ही से डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसको मैं अपनी लैंग्वेज में मैं इस तरह से समझा, मैं उसको बोलूंगा तो उसको भी समझ में आ जाए, क्योंकि दिमाग सबका एक तरह से सोचता है। सो ये मेन मेरा तरीका है पढ़ाना। और मेरे साथ जो मेरे जितने भी कलीग्स है, मेरे जो भी टीचर्स है जिसको मैं ट्रेन करता हूँ, इसको भी मैं यही समझाता हूँ कि बच्चों को नॉलेज दो, बाकी वो सब कुछ अपने आप कर लेंगे। और नॉलेज देने के लिए आप वो बताओ जो आप समझे हो, आप जितना समझे उतना समझ लेंगे। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद में मेरा नॉलेज और बच्चे का नॉलेज सेम हो जाता है, जितना मैं जानता हूँ उतना वो जानने लगता है। क्या इसलिए उसको इंटरेस्ट पड़ जाता है सब्जेक्ट में। क्या बात है, यही वजह है सर ये विजय मंत्र की। विजय मंत्र जो है जो आपके स्टूडेंट्स काफ़ी इस पे चर्चा भी होती है, तो ये विजय मंत्र की यही वजह है कि आपने उसे बच्चों के लिए स्पेशली आकार दिया है, शेप दिया है। यस, एक तो ये तो मैंने आपको पहले बताया कि उसको इंटरेस्ट पढ़ना ही चाहिए जी। अब इंटरेस्ट पढ़ा है, बर्निंग डिजायर भी क्रिएट हुई है जी। ऐसे बच्चे को अपने गोल तक पहुंचाने के लिए एक सपोर्टिंग फ्रेम जो है, फ्रेमवर्क है पूरा, वो है विजय मंत्र। क्या बात है। जिसमें बच्चा सुबह को उठता है, रात को सोता है जी। ये उठने से रात को सोने तक उसको क्या करना चाहिए वो एक प्लान्ड वे में बताया जाता है, जिसमें कितने टाइम पे वो पढ़ाई करेगा, मतलब वो टीचर के साथ पढ़ेगा, कितने टाइम में वो सेल्फ प्रिपेयर करेगा। अब सेल्फ प्रिपरेशन में भी वो जो पढ़ाया है वो कौन से सब्जेक्ट पढ़ा है, तो उसको उस दिन में कौन से सब्जेक्ट को सेल्फ प्रिपेयर करने हैं। अगर वो उसका बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन है, उसका जेडब्ल्यू या नीट का प्रिपरेशन है, तो उसका प्रिपरेशन का तरीका अलग अलग है, तो वो तरीका बताया जाता है। तो ये पूरा एक प्लान्ड शेड्यूल होता है जिसमें स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ना और कैसे सेल्फ प्रिपेयर करना। पढ़ना मीन्स टीचर के सामने, और सेल्फ प्रिपरेशन अपना पूरा मटेरियल लेके करना होता है अपने तरीके से। या एक बार इस तरह से वो डेली बेस पे ऐसे काम करना शुरू कर देगा तो फिर इसका
जो भी काम कर रहा है उसको मॉनिटर किया जाना चाहिए कि वो सही में इस तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो डेली बेस पे भी मॉनिटरिंग किया जाता है, वो कितना करता है। उसको बोला है कि ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, तो कितने क्वेश्चंस उससे सॉल्व हुए उसको मॉनिटर करना है। ये लिख लिख के प्रिपेयर करो, तो लास्ट में उसको खुद लिखना है, तो उसने खुद लिखा नहीं लिखा वो चेक किया जाता है। सो डेली बेस पे उसको मॉनिटर किया जाता है जी। और फिर एटलीस्ट वंस इन ए वीक उसको टेस्ट किया जाता है। वो टेस्ट के बेस पे बच्चे को अपना 100 में से कितना % वो अपना काम कर सका है उसका लेवल पता चलता है, और फिर उसको वो इसी हिसाब से अपने आप को मॉड्यूलेट करता जाएगा कि अगर ये कम है तो इसको कैसे ज्यादा करना, इसका पूरा एक काउंसलिंग किया जाता है। तो ये पूरा जो मैं बता रहा हूं, इट इज द फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क और बच्चे की बर्निंग डिजायर दोनों साथ में मिली है, तब जाके उसको अपना गोल फाइनली मिल जाता है। उसके पास से बर्निंग डिजायर है तो बिना फ्रेमवर्क भी वो वहां पे पहुंच सकता है। वो बच्चे की खुद की ही ताकत है जिसको वहां पे पहुंचाती है। लेकिन ये फ्रेमवर्क जो हमारा, जिसको हम पार्थ विजय मंत्र बोलते हैं, वो उसको वहां तक पहुंचाने में बिल्कुल एक इजी वे बना देता है और वो अपने गोल तक पहुंच जाता है। इससे उल्टा मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा कि अगर बर्निंग डिजायर ही नहीं है, फिर हम ये फ्रेमवर्क रखते हैं, वो इसके ऊपर अत्याचार बन जाता है और वो बच्चा सही में ये झेल नहीं सकता, क्योंकि उसके पास वो गोल ही नहीं है वहां पहुंचने का। सो माय विजय मंत्र का मतलब ही है कि जिसके पास गोल है, जिसके पास बर्निंग डिजायर है, उसको इजीली वहां पे पहुंचा दो। इसका नाम पार्थ विजय मंत्र का मतलब ही यही है कि ये मंत्र पे आप चलेंगे तो आपका विजय होना श्योर है। श्योर है। पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो आपने कहा कि वो फ्रेमवर्क ही ऐसा किया गया है, वो खुद भी उसे देखता है, जांचता है टेस्ट के हिसाब से, तो फिर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। पेरेंट्स कैसे इन्वॉल्व रहते हैं बच्चों के साथ? पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ऐसा होता है कि अगर बच्चा यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है तो फिर आगे का कोई मतलब नहीं बनता, उस दिन का उसका जो पढ़ाया है वो मिस हो जाएगा। सो हम, अगर वो बच्चा नहीं आता है तो पेरेंट्स को हम मैसेज करते हैं कि इज एब्सेंट। सो ये बताना जरूरी होता है। प्रेजेंस है लेकिन उसने पढ़ लिया लेकिन उसने सेल्फ प्रिपेयर नहीं किया, तो भी ये बताना जरूरी है। मतलब हम उसका भी मॉनिटरिंग करते हैं कि घर पे जाके उसने किया नहीं किया, वो दूसरे दिन उसका सबमिशन लिया जाता है। तो ये भी हम बताते हैं कि उसने पढ़ाई की है लेकिन सेल्फ प्रिपरेशन नहीं किया है। और फिर आता है टेस्ट, ये दोनों किया है तो ये टेस्ट में भी परफॉर्मेंस दिखेगा। अगर वो टेस्ट में नहीं है तो भी हम इन्फॉर्म करेंगे, अगर टेस्ट में है तो उसका परफॉर्मेंस क्या है वो भी पेरेंट्स को बताएंगे। मतलब 100% ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी ये तीन के बीच में, टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स के बीच में। तो ये पेरेंट्स का रोल होता है कि जो हो रहा है उसको देखे, और जहां पे हमको लगता है कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हम बुलाते हैं तो वो आए और उसको जो भी हम बताते हैं उसके बेस पे वो अपने बच्चे को, क्योंकि हम एज ए टीचर तो इसको गाइड करते ही है, लेकिन कुछ बातें हैं जो एज ए पेरेंट्स भी बतानी होती है इसको, तो एज ए पेरेंट्स वो बताए जिससे कि उसका बर्निंग डिजायर जलता रहे और उसका गोल तक पहुंचने का जो जर्नी है वो चलता रहे। पार्थ विजय मंत्र रिजल्ट्स को लेकर अगर हम पूछें तो पेरेंट्स कितने सेटिस्फाइड है, आप कितने सेटिस्फाइड है, और सबसे अव्वल स्टूडेंट्स कितने सेटिस्फाइड हैं? पेरेंट्स स्टूडेंट्स दोनों 100% सेटिस्फाइड है अगर वो पहले वाले 2 पॉइंट को पार करके आए हैं तो मतलब उसने सही तरह से इंटरेस्ट से साइंस सिलेक्ट किया है। वो इतना खुश होता है यहाँ पे आके कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर वो इंटरेस्ट लेके हमारा काम करता है, मैंने जो विजय मंत्र बनाया है उसको बिल्कुल स्टिक करता है, तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को लगता है कि ये 100% है। बाकी में परसेंटेज नहीं दे सकता जिसको खुद को विजन नहीं, मतलब उसने साइंस ऐसे ही ले लिया है, साइंस ले लिया है लेकिन काम नहीं करना है, तो फिर वहां पे मुझे नहीं लगता कोई सेटिस्फेक्शन। हाँ, उसको तो मैं बोलता हूँ मेरे वर्ड में कि उसको हमारा ये पर्टिकुलर विजय मंत्र या हमारा पूरा सिस्टम एक जेल लगता है, तो ये मैं नहीं बता सकता। बाकी हमारा एक लोगो है, हमारा लोगो है, इट इज पार्थ इंस्टीट्यूट इज आइडियल फॉर स्कॉलर, ऐसा हम लिखते हैं जी। इसको मैं एलोबरेट करता हूँ। स्कॉलर वो होता है या स्कॉलर वो बनता है जो सिंसियर होता है, और सिंसियर वो होता है जो इंटरेस्ट के साथ काम करता है, और इंटरेस्ट इसको पड़ता है जिसको इंपॉर्टेंस पता होता है।
तो मैं ऐसे बच्चों के पीछे काम करने में ही इंटरेस्टेड हूं कि जिसको अपने एक करियर का इंपॉर्टेंस है, इसलिए वो इंटरेस्ट ले, सिंसियर बने और स्कॉलर बने। तो ऐसे स्कॉलर्स के लिए हमारा 100% रेटिंग सालों से आया है और सालों तक रहेगा। पार्थ विजय मंत्र स्टूडेंट्स को मिल गया, आपने सारा फ्रेम कर दिया है, जैसे आप फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, सब कुछ सही है, मगर फिर भी आखिर स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट हैं, उनका भी मन भटकता है। लोगों को, दूसरे बच्चों को देख के जो उन्हीं के फील्ड में नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरे फील्ड में पढ़ रहे हैं, तो उनको ज़्यादा घूमता फिरता देख उनका भी मन भटकता है। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है कि वो ये विजय मंत्र को बिल्कुल साथ में रखकर आगे बढ़ें। तो उसके लिए किस तरह आप मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को? जैसे आपने बोला स्टूडेंट ये मतलब वो बच्चा ही है जी, और गलती ना करे तो वो बच्चा नहीं कहलाता। तो गलती करनी चाहिए, लेकिन जहां पे गलती होगी वहां पे उसको बताया जाएगा कि बच्चा ये गलत है, आप ऐसा मत करो। आप ये मिस कर चुके हो तो इसको छोड़ो, अब दूसरा आगे आए। ये 1 to 100 की बात होती है, इसमें कोई एक नंबर का वैल्यू नहीं है। आपने 3 मिस किया है तो आगे 4 है। तो मेरा पर्टिकुलर मोटिवेशन यही होता है कि गलती हर कोई करता है, बच्चे से लेके बड़े सब करते हैं, लेकिन अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और फिर से ऐसी गलती ना करने का मन बनाओ, और जहां से आप रुके हो वहां से आगे बढ़ो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 1 से 100 सारे स्टेप्स चढ़ के जाता है, कुछ मिस होता है, लेकिन वो मिस हुआ है उसके वहां पे बैठो मत, वहां से आगे बढ़ो। अभी सोशल मीडिया पर वैसे लोग बहुत सारे मोटिवेशन की बातें, बहुत सारे मंत्र, तंत्र तो नहीं बट मंत्र बहुत चलते हैं सर। तो क्या स्टूडेंट्स कभी भटकते हैं कि ये तो है मेरे पास, मगर मैंने ये यूट्यूब पर देखा था या ये यहाँ देखा था तो ये मेरे लिए बहुत सही है, उसके बारे में कुछ बताइए। यस, मैं हर बार कहता हूँ, मेरे पेरेंट्स मीटिंग में मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि हमारे पास कोई ऐसी जादुई छड़ी नहीं है जो घुमाने से सीधा रिजल्ट आ जाता है। और ये पूरा सोशल मीडिया ये सभी इससे भरे पड़े हैं। 2 दिन में ये हो जाएगा, 3 दिन में ये कर लो। कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और जो आपको शॉर्टकट बताता है वो ही वहां से गलत हो जाता है। तो मेरा यही कहना है कि ऐसे शॉर्टकट में कभी काम नहीं होता है। ये शिक्षण एक साधना होती है, जो हम बोले वो अभी अच्छे वर्ड्स में बोले, हम अगर ओरिजिनल वर्ड्स में जाए तो इट इज से साधना है, और साधना करके बच्चा वहां पे पहुंचता है। बाकी ऐसे 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज बनाए जाते हैं, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज से हो जाएगा। जेडब्ल्यू नीट में तो मेनली ऐसा होता है, 1 मंथ में, 2 मंथ में 2 साल का सिलेबस होता है जेडब्ल्यू और नीट का, 11-12 का। और 2 साल जो बच्चा मेहनत करता है तब उसको रिजल्ट मिलता है। वो 1 या 2 महीने में वो रिजल्ट ला देंगे, ऐसे शॉर्टकट्स पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये एक पर्टिकुलर विजय मंत्र के हिसाब से मैं बताता हूँ, ये पूरा लॉन्ग प्रोसेस है, और लॉन्ग प्रोसेस में पास होके आपको पहुंचना है, शॉर्टकट पे नहीं जाना है। जी, पार्थ विजय मंत्र क्या उनको आने वाली जिंदगी में, करियर में कितना काम लगेगा? ये तो 2 साल के लिए है, चलो उन्होंने प्रिपरेशन कर लिया है नीट और जेडब्ल्यू का, आगे क्या काम लगेगा ये मंत्र? मैं एग्जाम्पल के साथ बोलता हूँ कि मेरे पास्ट स्टूडेंट्स जो, क्योंकि मैंने पढ़ाना शुरू किया था 89 में, जी सर, तब जो पढ़ाया हुआ बैच था उसके बच्चे अभी मेरे पास पढ़ रहे हैं, बेटा बेटियां, और वो भी मिलते हैं मुझे, तब यही कहते हैं कि आपने जो बताया था वो आपने तो 12th तक के लिए बोला था, लेकिन हमने फिर वो कॉलेज में, पोस्ट ग्रेजुएशन में और अपनी जॉब में भी वो अप्लाई किया है। तो मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि मेरा जो पर्टिकुलर ये वे ऑफ थिंकिंग है वो इन जनरल है कि आप अपना एक टारगेट बनाओ, वो टारगेट तक पहुंचने का एक पर्टिकुलर स्टेप्स होता है, और वो स्टेप्स को आप प्रॉपर प्लान करो तो आप वहां पे पहुंच सकते हो, चाहे वो 12th तक का हो, फिर कॉलेज का हो या आगे का हो। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे एक्सपीरियंस है, वो यही बोलते हैं कि आपने जो टाइम टेबल बना के दिया था, शॉर्ट में इसको टाइम टेबल बोलते हैं, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, उठ के सोने तक का टाइम टेबल होता है मेरा। वो टाइम टेबल जो आपने बना के दिया था, ऐसा टाइम टेबल हम कॉलेज में भी बनाते थे, हम आगे भी बनाते, और वो अप्रोच से ही हम, मतलब फिजिक्स पढ़ाने का आपका जो तरीका था, या साइंस के लिए आपका जो अप्रोच था कि जैसे हम समझे है ऐसे ही आपको समझाया जाए, ये सारी बातें उसको लाइफ लॉन्ग काम में आती है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली आके ऐसा बताते हैं अभी भी। आखिर में सर क्या कहेंगे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को कि जो भी सोचे, और खासकर
नीट और जेईई की प्रिपरेशन करवा रहे हैं जो पेरेंट्स, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे सर? एक ही पॉइंट मुझे बताना है कि बच्चे को इंटरेस्ट है तो उसको मोटिवेट करके आप साइंस में रखो, और जेडब्ल्यू या नीट की कंपटीशन में अगर वो जा रहा है तो एक थोड़ा डिटेल में जाऊंगा मैं कि 11th एंड 12th के सिलेबस पे ये जेडब्ल्यू या नीट का एग्जाम होता है, लेकिन अभी हमारा जो 9th 10th है वो 9th का पूरा सिलेबस 11th में आता है, 10th का पूरा सिलेबस 12th में आता है। अगर बच्चा आईआईटी या मेडिकल का टारगेट लेके बैठा है तो अगर वो 9th से प्रिपरेशन शुरू करेगा तो उसका 9th के लेवल पे वो 11th एनसीईआरटी तक जा सकता है, और 10th में वो 12th एनसीईआरटी तक जाएगा। तो जब वो 11th 12th में आएगा तब उसको डायरेक्ट जेडब्ल्यू या नीट के अपर लेवल पे जो पहुंचना होता है वो इजी हो जाएगा। सो वो 11th से एंटर होता है तो जेडब्ल्यू नीट को 100% क्रैक कर ही सकता है, लेकिन अगर वो 9th 10th से वो शुरू करेगा तो उसका जेडब्ल्यू या नीट बहुत इजी वे में क्रैक हो सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर बच्चा साइंस में इंटरेस्टेड है और उसको डॉक्टर इंजीनियर बनना है या साइंटिस्ट बनना है तो या 9th से या 11th से उसको ये पर्टिकुलर कंपटीशन में एंटर करिए, और ये कंपटीशन में भी बच्चे को और पेरेंट्स को यही ध्यान रखना है कि उसको जो भी करना है वो समझ के करना है। उसका जस्ट मगप वाला या उसका क्रैक बेज वाला जो होता है रट्टा मारने वाला, वो नेचर नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी खूबसूरत बातें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। हम बात कर रहे थे जगदीश निमावत सर, पार्थ इंस्टीट्यूट के फाउंडर, जिन्होंने आज बहुत सारी दिमाग में चल रही बातों को खोला है और ज़्यादा, और बहुत अहम बातें जो उन्होंने बताई हैं कि साइंस क्षेत्र में आपके बच्चे को आप भेजते हैं तो क्या सोचना चाहिए, कब से प्रिपरेशन करनी चाहिए और कौन से स्टैंडर्ड से उसके बारे में सोचना चाहिए कि आपका बच्चा कौन से क्षेत्र में पढ़ाई के लिए कैपेबल है। बहुत अहम बातें हैं और ये अहम बातें आने वाले समय में बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगी आपके बच्चे के भविष्य को शेप देने के लिए, समझने के लिए कि बच्चा कहाँ जा सकता है। आप सब ये सारी जो बातें हैं वो खुद तो समझें, लोगों को भी पहुंचाने की कोशिश करें। वीएनएम टीवी पर खबरें और ऐसी खास चर्चाओं के लिए आप बने रहे वीएनएम टीवी के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीएनएम टीवी का फेसबुक पेज है जिसे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इंस्टा, ट्विटर, वीएनएम टीवी अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर है जहां आप आपके मोबाइल से दिन भर खबरें देख सकते हैं। वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जॉय टीवी, रॉक टीवी, हर जगह वीएनएम आपको आपकी पसंदीदा बातें और खबरें लेकर आता है। नमस्कार।